हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूँ नवजोत और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है आपके साथ अगर मैं शेयर करूँगी तो इसमें कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट ज़रूर हो पाएगा। मैं अपनी वीडियोस में जो कुछ भी आपको बताती हूँ बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस, या फिर मेरे साथ जुड़े जो भी कुछ मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो मैं बिलीव करती हूँ कि मैं जो भी वीडियो में अपलोड करती हूँ चीज़ें वो आपको बेनिफिट करती होंगी। और मेरे चैनल को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने ये चैनल बीच में बंद कर दिया था तो एक और चैनल बनाया था, फिर आप लोग उस चैनल पे चले गए थे, यहाँ से मैंने वीडियोस डिलीट कर दी थी। लेकिन लेटर ऑन मैंने वो चैनल दोबारा से स्विच कर दिया, पुराने चैनल पे ही वीडियो स्टार्ट कर दी अपलोड करनी। तो उसमें पुरानी वीडियोस नहीं हैं इस चैनल पे अभी, पर जो नई वीडियोस हैं उनको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से जो नर्सेज़ हैं, इंटरनेशनल नर्सेज़ हैं, वो कनाडा आकर नर्सिंग को क्विट कर जाती हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं इस वीडियो में मैं वो आपको बताना और उनका सलूशन निकालना ज़रूरी समझती हूँ, ताकि आपका जो नुकसान है वो ना हो पाए। पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नर्सिंग का जो प्रोसेस है ना कनाडा में बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इससे आपको डिसहार्टन नहीं होना है, इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि आपकी जो होम कंट्री होती है उसमें जो आपने सीखा होता है वो यहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा समटाइम्स यहाँ के एक्ट्स जो होते हैं नर्सिंग के, यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो डिफरेंट तरीके से काम करता है एज़ कम्पेयर टू योर होम कंट्री। कोई भी कंट्री हो सकती है आपकी, उसकी वजह से। तो बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो यहाँ आकर एक लंबी प्रोसेस को नहीं झेल पाती हैं, तो वो बीच में क्विट कर जाती हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को डील करना, फिर डॉक्यूमेंट्स को बार बार सेंड करना और रीसेंड करते करते कहीं ना कहीं जाकर डिमोटिवेट हो जाना और फिर क्विट कर जाना। ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ है गलत प्रोग्राम चूज़ करना, गलत कॉलेज चूज़ करना। जब आप अपनी होम कंट्री से इस कंट्री में आते हैं, आप वेरी फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है स्टडी लेकर अगर आते हैं, एक अच्छा प्रोग्राम और एक अच्छा कॉलेज चूज़ करना। क्या होता है मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और जो मुझे मेरे से बात करते हैं लोग मुझे बताते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था। वो एजेंट के पास जब जाते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास जब जाते हैं, वो बिल्कुल ब्लैंक होकर बैठ जाते हैं। उसका एक रीज़न ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमने उनको इतने पैसे देने हैं, वो ही हमें गाइड करें। यू नो व्हाट, वो अपने बेनिफिट के लिए आपकी एडमिशन दिलवा रहे हैं, आपके बेनिफिट के लिए नहीं दिलवा रहे हैं। एवरीबडी जो भी यहाँ पे अर्थ पे अब है ना, वो अपने बिजनेस माइंडसेट के साथ है और वो अपने लिए काम कर रहा है, नॉट फॉर यू। कोई भी ऐसी सोशल सर्विस नहीं कोई भी कर रहा है जिसमें उसका बेनिफिट ना हो और सिर्फ आपका बेनिफिट हो। तो इसकी वजह से वो आपको ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे कॉलेजेस दिलवाते हैं जिसमें आपका बेनिफिट नहीं है, उनका है। उनको उन कॉलेजेस से कमीशन ज़्यादा मिलता है, उन कॉलेजेस से उनको जो एक उनका शेयर होता है कि एक एडमिशन दिलवाने पर इतने पैसे मिलने हैं, तो वो मिलते हैं। अब अगर आप अपने घर से एक पेपर के ऊपर कुछ कॉलेजेस, कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट बनाकर लेकर जाओ जो नर्सिंग से रिलेटेड हो, एटलीस्ट आप उनको ये तो प्रूव कर पाओगे कि आपको नॉलेज है कि नर्सिंग के प्रोग्राम्स जो हैं, नॉन नर्सिंग के प्रोग्राम्स जो हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग जो है नर्सिंग करने के बाद यहाँ पे हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम लेकर आते हैं। उसका आपको बेनिफिट नहीं होता है नर्सिंग में, क्योंकि जब आपका कंपैरिजन करते हैं एनएनएस वगैरह या जो भी अथॉरिटीज़ यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो व्हाई वुड दे कंपेयर समथिंग विद नॉन नर्सिंग इफ़ दे आर डीलिंग विद द नर्सिंग लाइसेंस। ठीक है, ये आपको समझना है। अगर आपने नर्सिंग का लाइसेंस अप्लाई किया है, उनको नहीं लेना देना कि आपने हेल्थ केयर प्रोफेशन में और क्या चीज़ें की हैं, क्योंकि उनका एक रोल है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नर्सिंग के लाइसेंस को दिलवाने में कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनको मिलती है उसको कैनेडियन स्टैंडर्ड से कंपेयर करें। किस चीज़ के स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे? अगर आपने इंडिया से कुछ नर्सिंग का किया हुआ है, आप उनको नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो और यहाँ से आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हो जो नर्सिंग से रिलेटेड है ही नहीं, तो वो कंपेयर करेंगे ही नहीं।
वहाँ पे ऑप्शन आते हैं जब आप एनएनएस की एप्लीकेशन फिल करते हो, नॉन नर्सिंग और नर्सिंग प्रोग्राम के ऑप्शंस आते हैं। अगर आपने कुछ नॉन नर्सिंग किया है, आप उसको मेंशन करो कि आपने ये प्रोग्राम किया है वो नॉन नर्सिंग में है, तो वो उसको नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल टच नहीं करेंगे। और अगर नर्सिंग में है तो वो करेंगे। तो उसमें फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कुछ आवर्स होने चाहिए जो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस किया हो यहाँ पे। तो ये रीज़न है एक। तो अगर आप अपने प्रोग्राम्स और कॉलेजेस की लिस्ट लेकर जाओगे तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि आपका एजेंट जो है, कंसल्टेंट जो है, वो आपको गुमराह नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक डालूँ। मैंने पहले अपनी कुछ वीडियोस में डाला भी था, लेकिन आई डोंट नो अभी वो वीडियोस एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं मेरे चैनल पे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डालूँगी। आपको पूरी वीडियो देखने के बाद उस लिंक को क्लिक करना है। वो एक वेबसाइट है, वो ओंटारियो के लिए है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मुझे यहाँ के बारे में पता है। बाकी प्रोविंसेस का भी अपना कुछ होगा ऐसा हिसाब ज़रूर। उसमें पूरे प्रोग्राम्स जो यहाँ पे है ओंटारियो में, जहाँ जो भी कॉलेजेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है। आपको सर्च करना है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स इन नर्सिंग, ठीक है, प्रोग्राम्स इन नर्सिंग, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन नर्सिंग एंड प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल नर्सेज इन कनाडा। ये सब चीज़ें आपको सर्च करनी है। ऐसे कुछ कीवर्ड्स डाल के देखने हैं, वो आपको खुद ही इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो वहाँ से आप लोगों को मैच करना है। प्रोग्राम की डिटेल आएगी, कौन सी इंटेक है, कितनी फ़ीस होगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कितनी फ़ीस होगी, कौन से कोर्सेज होंगे, मैंडेटरी कोर्सेज कौन से होंगे, ठीक है। और वो सारी चीज़ें आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके इंटरेस्ट के वो है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनका इंडिया में ना, जैसे जब उनको पता चलता है कि हम लोग कनाडा जा रहे हैं, तो इतनी लंबी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स देख कर उनको ये लगता है अरे वाह ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। जैसे मुझे इंडिया में लगता था मुझे एडिक्शन काउंसलर बनना है, बट आई एम सो थैंकफुल कि मैंने वो नहीं चूज़ किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे पैसे भी उसमें वेस्ट हो जाते। मेरे तो अभी भी पैसे वेस्ट ही हुए हैं, क्योंकि जो मैंने प्रोग्राम चूज़ किया था उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। बट मैं फिर सोचती हूँ कि उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं होना था। तो मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये सारी मिस्टेक्स ना करें जो मैंने की है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है जब आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम को राइट करने की, एनक्लेक्स है या CPNRE है, जो भी एग्ज़ाम है आपका रजिस्ट्रेशन का, उसमें एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होता है, पुलिस बैकग्राउंड चेक होता है, और मे बी एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, अगर वो आपका है तो एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, वो एक टाइम पे एक रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, जब वो पूरी हो जाती है तो सेकंड को तब शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए वो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरे केस में हुआ था। मेरा एग्ज़ाम हो गया, मैं पास कर गई एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन क्या हुआ, जो मेरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थी उसका डॉक्यूमेंट पेंडिंग ही था। मैंने वो डॉक्यूमेंट सेंड करवाए, वो नहीं उनको ठीक लगे, फिर उन्होंने दोबारा से मुझे सेंड करने को बोला, मैंने फिर किया, ऐसा 3 बार हुआ। अभी CNO जो है वो 3 मंथ कम से कम लेता है। 3 मंथ्स के अंदर वो आपको जवाब देता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, कंसिडर किए जाएंगे, या कुछ लैकिंग है उसमें तो आपको दोबारा से सेंड करना पड़ेगा। अब सोचिए आपका एग्ज़ाम पास हो गया बट आप ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो मेरे 9 मंथ्स इस तरीके से वेस्ट, क्योंकि मैंने बार बार सेंड किया, उन्होंने बार बार मुझे रिप्लाई किया। तो इसीलिए आपको एक रिक्वायरमेंट के ऊपर नहीं, आपको एटलीस्ट 2 या 3 रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो मैं आपको बोलती हूँ तब से शुरू कर दो जब से आपको पता चलता है कि आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम लिखने के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट ले लो, लेकिन साथ के साथ उसके ऊपर फोकस कर दो। पुलिस का जो क्लियरेंस का होता है, जो बैकग्राउंड क्लियरेंस होती है, आपकी बैकग्राउंड चेक होता है, वो ऑनलाइन होता है, 24 आवर्स में रिपोर्ट आ जाती है। वो CNO की वेबसाइट के ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा, वो डायरेक्ट कर देते हैं कि ऐसे करना है। उसको आपने करना है तब जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने सबसे पहले सोचा कि ये रिक्वायरमेंट ईजी है, इसको पूरा कर दो, पुलिस क्लियरेंस वाली को आपने कर दिया, बाद में पता चला आपका एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, या एग्ज़ाम पास हो गया आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मीट नहीं हुई, या फिर एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस एक्सपायर है, उसका कुछ करना है आपने, तो उसकी वैलिडिटी जो होती है पुलिस क्लियरेंस की वो सिर्फ 6 मंथ्स होती है, मे बी 3 मंथ 6 मंथ्स होती है। तो वो आपके पैसे वेस्ट हो गए, फिर आपको 6 मंथ्स के बाद दोबारा से करवाना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो एंड में करो, बाकी की सारी चीज़ें जो साथ के साथ करते जाओ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और लॉन्ग प्रोसेस को, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसको फास्ट करने का तरीका ये है, मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं जिसमें मैंने आपको अपने
पर्सनल जो फॉर्म्स थे मैंने भेजे थे, एक्सेप्ट हुए थे, अप्रूवल आया था मेरा एलिजिबिलिटी के लिए। एनएनएस की रिपोर्ट जब वहाँ से तैयार हुई थी तो मैंने वो सारी चीज़ों को रीड आउट करके आपको वीडियो में बताया एक एक चीज़ कि क्या आपको कहाँ फिल करना है, और कैसे फिल करना है, कौन से, क्योंकि बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉयमेंट फिल करने में एनएनएस की एप्लीकेशन में, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एग्ज़ाम फिल करने में। वहाँ पे वो पूछते हैं कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया था अपनी होम कंट्री में, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई हुई है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन वहाँ वो वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो इसके साथ क्या होगा, आपके जो एनएनएस की फॉर्म अगर आप सही फिल कर रहे हो तो आपको जो वो आगे डायरेक्शंस देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो सही देंगे, ठीक है। अब मैं नहीं चाहती कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर दो, बाद में वो बोलें कि ये इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। या जब आप अपने होम कंट्री से डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हो, जो डायरेक्टली आपकी होम कंट्री की जो भी अथॉरिटी डील कर रही है, चाहे वो आपका पीएनआरसी हो सकता है अगर आप पंजाब से हो, या कोई भी आपके स्टेट से लिंक्ड जो भी अथॉरिटी होगी वो डील करेगी, आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी डील करेगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से डायरेक्टली आने चाहिए, आपका बीच में थर्ड पार्टी का नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स अगर वो आपके कॉलेज से आएंगे वो सील्ड स्टैम्प्ड साइंड होने चाहिए। समटाइम्स होता है कि आपके टीचर के माइंड से निकल गया, जो भी वहाँ पे क्लर्क है, कुछ भी कोई भी जो पर्सन डील कर रहा है, उसने कहीं साइन नहीं किए, कहीं स्टैम्प नहीं लगाए, कहीं सील नहीं किया, जहाँ से डॉक्यूमेंट जो है वो आ रहे हैं वो क्लियरली दिख नहीं रहा है, ठीक है, एनवेलप के ऊपर मेंशन नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं, तो उसकी वजह से डिले हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपने मेक श्योर करना है, जो भी अथॉरिटी वहाँ पे डील कर रही है उनको बार बार याद करवाते रहो कि प्रॉपरली सील्ड, स्टैम्प्ड और साइन डॉक्यूमेंट भेजने, डायरेक्टली टू एनएनएस भेजने हैं, तो इसकी वजह से आपका प्रोसेस है जो फास्ट हो जाएगा। बेसिकली 3-4 मंथ्स लगते ही हैं इंडिया से डॉक्यूमेंट आने में, क्योंकि वो कुरियर होकर आते हैं, और जो पीएनआरसी है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स लेता है। तो आप मान के चलो कि एनएनएस जो है वो एटलीस्ट आपका 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो जाता है। बहुत सारे लोगों का 3 मंथ्स में भी हुआ है, क्योंकि वहाँ से डॉक्यूमेंट फास्ट आ गए। यहाँ पे इन्होंने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है, कंपेयर करना है, आपको एडवाइजरी रिपोर्ट के बारे में बता देना है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। एनएनएस की एप्लीकेशन जो है वो 1 ईयर के लिए ओपन रहती है। 12 मंथ्स के अंदर आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो आपको उनको इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो वो आपका टाइम पीरियड बाद में इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपकी एक कैटेगरी शुरू हुई है, आरएन की हुई है, आपने आरपीएन की शुरू करवानी है, तो आप 12 मंथ्स पूरे होने से पहले ही वो शुरू कर दो, ताकि आपकी फ़ीस डबल ना लगे। क्योंकि अगर एक एंट्री जो है वो एक्सपायर हो गई तो नए से आप शुरू करोगे तो फिर नए से ही फ़ीस भरोगे उस चीज़ की, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो कॉलेजेस प्रोग्राम्स की लिस्ट लेकर जानी है कंसल्टेंट्स के पास। एनएनएस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ध्यान देना है, सील्ड, स्टैम्प्ड, साइन डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, डायरेक्टली जो बॉडी डील कर रही है उनके पास जाने चाहिए, एनएनएस के पास। थर्ड जो रिक्वायरमेंट की लिस्ट है उनको साथ के साथ लेकर चलना है, और मेरी वीडियो देखनी है, ताकि आपके एनएनएस के फॉर्म को फिल करवाने के लिए आपको इधर उधर ना भागना पड़े। बहुत सारे लोगों ने अपना ये बिजनेस शुरू किया हुआ है, वो एनएनएस में आपको हेल्प करते हैं, कुछ चार्जेस करते हैं, करने भी चाहिए उनको, लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्यों देने इतने पैसे, जब आपको कोई फ्री में हेल्प कर रहा है तो आप मेरी वीडियो देखकर वो फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू रियली थिंक कि ये आपको बेनिफिट कर रही हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर इट विद अदर्स, सो दैट वो लोग भी इससे कोई बेनिफिट ले सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ट्राई करूँगी आज एक और वीडियो बनाने की, ताकि उसको अपलोड कर सकूँ जल्दी से, फिर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिर से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड डोंट क्विट नर्सिंग। बाय बाय।